आइए दोस्तों, आज आपके साथ आरपीएससी का 2018 का जो एक एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, 2018 का विज्ञापन था, प्राध्यापक का पेपर है, उसको हम लोग देखने चलेंगे। और इस पेपर में 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न हैं इसमें, और अच्छे प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न इसमें आपके शिक्षण से भी शामिल हैं, तो उन सारे के सारे प्रश्नों के हम जवाब देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं और इस पेपर को हल करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा आता है कि लाल नारंगी और नारंगी रंग योजना क्या कहलाती है। वर्णचक्र में इस टाइप के जो रंग हैं, उन रंगों की जो रंग योजना है, या ये जो रंग वर्णचक्र में जहाँ पर भी पड़ते हैं, इन रंगों को क्या कहा जाता है। तो वर्णचक्र के अनुसार अगर हम न्यूटन का वर्णचक्र अगर हम देखेंगे तो ये आपका लाल हो जाएगा, ये आपका पीला हो जाएगा। रंगों से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पेपर में पूछे तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले न्यूटन के वर्णचक्र को आप लेकर के आएंगे, और उससे अगर प्रश्न आपका निकल रहा है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकल रहा है तब आप ओस्टवाल के वर्णचक्र के साथ अपने पेपर का उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। तो लाल, पीला और इधर क्या हो जाता है, नीला। तो ये कह रहा है कि लाल, नारंगी और नारंगी। ठीक है, तो पीला और लाल आप जब मिलाते हैं तो नारंगी रंग योजना हमारे पास आती है। ठीक है, तो लाल हो गया, लाल नारंगी हो गया और नारंगी हो गया। ठीक है, तो वर्णचक्र में इस प्रकार की जो रंग योजना होती है, या इस प्रकार के जो रंग होते हैं जो आसपास होते हैं, एक ही जाति, एक ही वर्ण या एक ही समूह के रंग जो होते हैं, उनको हम समीपस्थ रंग योजना कहते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो हमारा ये निकल के आता है, समीपस्थ रंग योजना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एनालॉगस कलर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखना होगा, क्योंकि शब्दावलियाँ यहाँ पर तो उसने हिंदी में दे दिया है। कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि वो इसका उच्चारण रख देता है आपके सामने। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विरोधी रंग योजना क्या होती है, वर्णचक्र में जो रंग आमने सामने होते हैं उसको हम विरोधी रंग योजना कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। एकाकी रंग योजना क्या होता है, एक ही रंग, मोनोक्रोम बोलते हैं जिसको, मोनोक्रोमेटिक, एक ही रंग की विभिन्न टोन्स या ताने, है नहीं, तो वो एकांकी या एकल रंग योजना होती है। द्वितीयक रंग योजना, जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो जो रंग बनता है उसको द्वितीयक रंग की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहले का राइट आंसर क्या निकल के आया हमारा, समीपस्थ रंग योजना। दूसरा एक प्रश्न निकल के आता है आपका कि किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि बाघ की जो गुफाएं हैं उनको पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। जो भी चार ऑप्शन होंगे उन पर एक एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस किया जाएगा। जैसे अजंता बौद्ध धर्म से हैं, सित्तनवासल आपकी जैन धर्म से हैं, और सिगरिया आपकी किससे हैं, ये भी बौद्ध धर्म से प्रभावित है। यहाँ की जो कलाकारी है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित देखने को मिलती है, इसलिए इनको बौद्ध धर्म के अंतर्गत मान लिया जाता है। महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, श्रीलंका में है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ। तो मध्यकालीन भारत जो आपका था, ठीक है, मध्यकाल का जो भारत आपका 8वीं सदी यानी कि पाल राजाओं के बाद का, वैसे तो मध्यकाल गुप्त राजाओं के जस्ट बाद शुरू होता है, लेकिन भारतीय चित्रकारी का जो दौर है उसको अगर हम उस सिलेबस को या उस पार्ट को या उस पार्ट जो सिलेबस है उसको अगर हम देखें तो उसमें जो मध्यकालीन चित्रकारी की बात की जाती है तो वो पाल राजाओं के समय से उसका ताना बाना हमारे सामने देखने को मिलता है। तो पोथी चित्रों का प्रारंभ, पोथी चित्र यानी कि जो आपके ग्रंथ थे उन्हीं को पोथी चित्र कहा गया, और उस समय जो पोथियाँ लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं ग्रंथों के बीच में जो चित्रकारी की गई उसको पोथी चित्रकला के नाम से संबोधित किया जाता है। मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं उसके, पाल शैली और अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली के अंतर्गत हम दो पार्टों को पढ़ लेते हैं, जैन शैली और गुजराती शैली। ठीक है, वो उसी के नाम है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है सेंटरों पे, वो हमें ध्यान रखना होगा। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ, तो इसका प्रारंभ पाल शैली से माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पाल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो तीसरे का सही होता है 2 नंबर। आगे जब चलेंगे हम तो प्रश्न संख्या आती है 4। चौर पंचाशिखा के रचयिता कौन है। तो चौर पंचाशिखा नामक जो ग्रंथ है उसका जो रचयिता या उसके जो लेखक पूछता है आपसे कि कौन है इसके लेखक, कौन है इसके रचयिता। तो ध्यान रखना, जयदेव का गीत
गोविंद है, वात्सायन का कामसूत्र है, और चौर पंचाशिखा जो है वो विल्हड़ का है। किसका है? विल्हड़ का है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो विल्हड़ निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम बढ़ेंगे कि राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ। जब सर्वाधिक की बात हमसे क्वेश्चन पेपर में करें कि सर्वाधिक या अधिकतर, है नहीं, तो इसका एक ही राइट आंसर निकल के आता है, राजस्थानी शैली की बात की जाती है। श्रेष्ठ की बात करें, अगर अच्छी की बात करें कि राग रागनियों का अच्छा या श्रेष्ठ, ठीक है, तो पहाड़ी शैली उसके लिए मुख्य मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राजस्थानी शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो 12 मासा में आपके ऋतु संबंधी चित्र हैं। पिछवाई नाथद्वारा से संबंधित चित्रण की एक तकनीक या शैली के रूप में हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नायिका भेद, नायक नायिकाओं के रूप जो भी अंकित हैं वो नायिका भेद है। बचा क्या? रागमाला। तो रागमाला में जो है वो संगीत संबंधी विषयों या 36 राग रागनियों का उल्लेख हमें रागमाला के तहत देखने को मिलता है। आपकी मिनिएचर पेंटिंग जो राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ रहीं उसमें रागमाला या, है नहीं, इस पर आधारित ढेर सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। कई बार ये ग्रंथ चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुगल चित्रकारी जो है, मुगल पेंटिंग जो आपकी है, ठीक है, वो किन दो शैलियों का परिणाम है। मुगल चित्रकला की आपसे जब बेसिक बात की जाती है कि मुगल चित्रकला, इसका मतलब मोटे परिप्रेक्ष्य में इसका हम जो संदर्भ निकालते हैं वो ये कि मुगल चित्र शैली की बात करता है आपसे। तो मुगल चित्रकारी किन दो शैलियों का परिणाम है, यानी कि किन दो शैलियों से मिलकर बनी है, इस पॉइंट को हम समझते हैं। तो भारतीय और फारसी शैली से मिलकर के, फारसी कह लें या ईरानी शैली बोल लें, एक ही बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारतीय शैली और फारसी शैली। चूँकि हुमायूं की जब बात आएगी तो वहाँ पर हम एक बार फिर से लेकर के आएंगे कि मुग़ल काल के दौरान हुमायूं के समय 2 चित्रकार आपके आते हैं ईरान से। शाह मस्ब का जो दरबार था ईरान में, वहाँ के मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी 2 चित्रकार आते हैं। हुमायूं जब पुनः भारत में मुग़ल वंश की स्थापना करता है, पुनः एक बार बाबर के द्वारा हो चुकी है और फिर शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित हो जाता है हुमायूं, और वो शाह मस्ब के दरबार में शरण लेते हैं। उसके पश्चात जब वो फिर से भारत में अपना मुग़ल वंश या मुग़ल राज्य जब स्थापित होता है, तो वो 2 आर्टिस्टों को बुलाते हैं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, जिनके द्वारा भारत में मुग़ल चित्रकला या मुग़ल चित्रकला की शुरुआत की जाती है, और उसी दौरान मुग़ल चित्र शैली की नींव भी पड़ती है। तो जब नींव की बात आती है या परिणाम की बात आती है, जन्म की बात आती है, तो भारतीय और फारसी शैलियों के मिश्रण से मुग़ल चित्रकला का जन्म होता है। तो ये एक इसका राइट पॉइंट निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है वो 3 है आपका। आगे जब चलेंगे तो प्रश्न संख्या आएगी 8। मुगल शैली के पतन के बाद या पतन के पश्चात कह ले, है नहीं, या पतन के बाद कह ले, तो किस कला शैली का जन्म होता है? तो कंपनी शैली का जन्म होता है। राजस्थानी इसके समकालीन रही, बंगाल शैली बहुत बाद में आई, और आधुनिक शैली यानी कि आधुनिक पेंटिंग जो आपके चित्रकार या, है नहीं, ये सब जो आते हैं वो आधुनिक के अंतर्गत हैं, यानी कि बंगाल शैली से ही आधुनिक चित्रकारी की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंपनी शैली है, जिसको पटना शैली के नाम से भी संबोधित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ से निकल के आया है? इसी पटना शैली से निकल के आया कि पटना शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। तो मंसूर बिशनदास मिस्किन तो आपके मुगल शैली से संबंधित हैं। सेवक राम जो है वो पटना शैली का सबसे मुख्य कलाकार माना जाता है, इसे ध्यान रखना होगा। कई सारे हैं, डल्लू लाल हैं, केहर सिंह हैं, है नहीं, शिवलाल हैं, कई सारे, हुलास लाल हैं, जयराम दास हैं, कई सारे कलाकार हैं। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो कंपनी शैली के अंतिम कलाकार माने जाते हैं, लेकिन सेवक राम जो है वो मुख्य है। 2 से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, शिवलाल, सेवक राम और एक आपके ईश्वरी प्रसाद वर्मा। 3 आर्टिस्ट आपके हैं जहाँ से क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन निकल के आता है। तो सेवक राम को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक है चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ चित्र है मुगल शैली के अंतर्गत। चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम बताना है। ठीक है, तो उसमें 2 चित्रकार हैं, उस चित्र को बनाने में 2 चित्रकार हैं, मंसूर और अबुल हसन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? यहाँ का जो राइट ऑप्शन निकलेगा हमारा वो क्या होगा? अबुल हसन। क्या होगा? अबुल हसन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद
क्या है? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली है, और इसमें जो कलीला दमना है वो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये अरबी अनुवाद है और ये आपका फारसी अनुवाद है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 11 का सही होता है पहला। प्रश्न संख्या है 12, कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं था, तो किस पर आधारित चित्रण नहीं हुआ? तो पंचतंत्र पर आधारित चित्रण नहीं हुआ। पंचतंत्र पर आधारित चित्रण या पंचतंत्र का सबसे अधिक चित्रण हम मुगल शैली के दौरान देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आता है कि चैतन्य का गृह त्याग चित्र किसने चित्रित किया था? तो आप जानते हैं कि चैतन्य संबंधी या चैतन्य का जो कुछ है ज़्यादातर चित्रेंद्रनाथ मजूमदार के साथ देखा जाता है। हालांकि गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने भी, है नहीं, चैतन्य चरितमाला से संबंधित 21 चित्रों की जन्म से लेकर देह त्याग तक के 21 चित्रों का निर्माण उन्होंने भी कर रखा। लेकिन अधिकतर जब क्वेश्चन चैतन्य से पूछा जाता है तो एक ही ऑप्शन आपके पास आता है, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। तो इसका राइट आंसर क्या निकलता है? 13 का चित्रेंद्रनाथ मजूमदार जो है इसके राइट आंसर निकल के आते हैं। 1891 के हैं चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। KN मजूमदार वास पद्धति माध्यम रहेगा। 2021 TGT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें माध्यम पूछा गया था इनका, है नहीं। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार वैष्णव कलाकार, है नहीं, इस प्रकार से इनको कई सारी संज्ञाएं दी। संत कलाकार है, वैष्णव चित्रकार है नहीं, इस प्रकार की ढेर सारी इनकी उपाधियाँ। पालित मृग है नहीं, पुष्प तोड़ती हुई महिला है, ये इनके अच्छे चित्रों में गिने जाते हैं। शैलेंद्रनाथ डे, ठीक है, शैलेंद्रनाथ डे 1891 इलाहाबाद के हैं और जयपुर में रह करके इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में। DP राय चौधरी 1899 के मूर्तिकार हैं। ट्रम्प ऑफ फ्लेवर इनकी शानदार मूर्ति। असित कुमार हलदार 1891 के हैं, इनका भी जन्म जोड़ासां को अवनीन्द्रनाथ ठाकुर इनके मामा हैं, है नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये भी कोलकाता आर्ट विद्यालय से शिक्षा लेते हैं। इनका जो सबसे फेमस चित्र है वो है फ्लेम ऑफ म्यूजिक, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या निकलता है? चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होगा? ठीक है, तो अंतराल का मतलब चित्र की बात आती है। जब आप चित्र बना रहे होंगे, जिस धरातल पर आप कार्य करते हैं उस धरातल का एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसको आप अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो उस निश्चित क्षेत्र में जो आकृतियां आप बनाए उन आकृतियों में फिर आप गहराई दर्शाते हैं। और आकृति, कोई भी पेंटिंग्स या कोई भी चित्र होगा उसमें जब गहराई आप दर्शाएंगे तो उसमें से परिप्रेक्ष्य का पालन आप पहले कर चुके होंगे, उसी के आधार पे आप गहराई दर्शा पाएंगे। तो जैसे ही चित्रों में या अंतराल में आप गहराई दर्शाते हैं तैसे ही वो क्या कहलाता है? परिप्रेक्ष्य कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या निकलता है? 14 का फर्स्ट। अगला है कि हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ये हर्ष माता का मंदिर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये कौन सी जगह? तो ये हर्ष माता का मंदिर कहाँ है? तो आप ध्यान रखें, आभानेरी। आभानेरी गांव है, राजस्थान का एक गांव है आभानेरी, जो दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखना, राजस्थान में है। आभानेरी गांव में हर्ष माता मंदिर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे तो प्रश्न संख्या 16 आती है कि एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य या गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलती हैं। अरब सागर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है जिसका नाम है धारापुरी, है नहीं, वहाँ पर ये गुफाएं हैं जो अपनी मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला के लिए। किस देवता की मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पर आपको भगवान शिव से संबंधित सारी की सारी मूर्तियां मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ जाता है। उसके पश्चात एक अगला प्रश्न है कि 1031 ईस्वी में निर्मित देलवाड़ा लिखा है या दिलवाड़ा कह लें, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ते हैं, संगमरमर में बने हैं सारे के माउंट आबू पर्वत पर, ठीक है, वो मंदिर हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोलंकी वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। सोलंकी वंश के जो शासक थे उनका एक प्रधानमंत्री था विमल शाह बसही। तो जो फर्स्ट मंदिर है, ठीक है, जो प्रथम मंदिर है वो विमल शाह वसही के द्वारा बनवाया गया और इस मंदिर को विमल शाह वसही मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या हमारी आती है 18 कि सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है किसके शासन काल में निर्मित हुआ? तो आंसर आपको पता होगा, ये अशोक के काल में निर्मित होता है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इसको आप ध्यान रखेंगे कि अशोक कालीन
मूर्तिकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। या क्वेश्चन आपसे पूछे कि अशोककालीन कला का सबसे बेहतरीन नमूने क्या हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि अशोक काल या मौर्यकालीन कला के सबसे बेहतरीन नमूने क्या हैं, उदाहरण क्या हैं, तो स्तंभ हैं। ठीक। और एक दूसरा पॉइंट और पूछेगा कि मौर्यकालीन कला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो वो है ओपदार पालिश। 2 क्वेश्चन खूब पूछता है और ये 2 क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको याद रखने चाहिए कि मौर्यकालीन कला के सबसे बेहतरीन नमूने क्या हैं, कौन से उदाहरण हैं। क्या गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, या जो आपकी मूर्तियां छोटी छोटी मिली हैं वो ये फोक आर्ट वाली जैसे यक्षिणी की मूर्तियां हैं ये। ठीक है। इनमें जो स्तंभ हैं जो मूर्तिकला के अंतर्गत रखे जाते हैं, स्तंभ जो हैं वो मौर्यकालीन कला के सबसे बेहतरीन नमूने हैं। और मौर्यकालीन कला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, ये दूसरा प्रश्न है, तो वो है ओपदार पालिश। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है सारनाथ का सिंह स्तंभ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अशोक इसका राइट पॉइंट है। उसके बाद चामर गृहिणी बोल लें या दीदारगंज यक्षी की मूर्ति बोल लें या चामर गृहिणी बोल लें, लेडी होल्डिंग ए फ्लाई विस्क भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, जिसको लक्ष्मण प्रसाद सिहारे ने मोनालिसा की संज्ञा दी है। पटना म्यूजियम में रखी हुई ये मूर्ति किस काल की है, तो मौर्य काल की है, अशोक के समय की है। ठीक है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ है। तो पुरातात्विक स्थल इसलिए चूंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के लिए हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों या पुरातात्विक जो आपके स्रोत हैं, ठीक है, उन्हीं पर आधारित रहना पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी स्थल है वो सब पुरातात्विक स्थल है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो एक सबसे बेहतरीन नमूना मिलता है वो है बंदरगाह, डाक यार्ड जिसको बोलते हैं, उसके नमूने बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके लिए खास करके प्रसिद्ध है लोथल। ठीक है। बाकी फारस देश की मोहर मिलती है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन डाक यार्ड या बंदरगाह मुख्य पॉइंट है। नेक्स्ट कलाकार है कि भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो इसमें जो है परमानंद चोयल इसके लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। बफेलो आर्टिस्ट बोल लें या बफेलो पेंटर बोल लें या भैंसों का कलाकार चित्रकार, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। 1924 कोटा राजस्थान से हैं परमानंद चोयल। ठीक है, ध्यान कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि संथालों का बसंत उत्सव, ये जो चित्र है संथालों का बसंत उत्सव, ठीक है, संथालों का बसंत उत्सव नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो मैं लगभग ठीक है, आइए देखते हैं संथालों का बसंत उत्सव नामक चित्र जो है किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तैयम मेहता का है। ठीक है, तैयम मेहता 1925 के हैं, कपाड़गंज गुजरात से। ठीक है। इनकी एक बहुत ही फेमस मूवी आपसे पूछी जाती है, कुडाल नामक मूवी है नहीं, वो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में कई सारे इनके चित्र हैं। विकर्ण श्रृंखला है जिसको हम डायगोनल सीरीज भी बोलते हैं, जश्न जिसको सेलिब्रेशन भी बोलते हैं, उत्सव है नहीं, शांत निकेतन श्रृंखला आती है, त्रिफलक है, महिषासुर, रिक्शा खींचने वाला, काली, कई सारे चित्र हैं, वो ध्यान रखेंगे। भूपेन खक्कर इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, अमेरिकन सर्वे ऑफिसर हैं, जनता वाच रिपेयरिंग, टू मैन इन बनारस है नहीं। समलैंगिकता इनके चित्रों की मुख्य विशेषता है। समलैंगिक खास करके आदमियों के जीवन से संबंधित जो मनुष्यों का समलैंगिक जीवन है उस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। ठीक है। वीएस गायतोंडे पैक ग्रुप से संबंधित हैं, दार्शनिक कलाकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं पैक ग्रुप के। ठीक, ध्यान रखेंगे। मंजीत बाबा धुरी गांव पंजाब से हैं। इनके चित्रों की सबसे खास विशेषता है कि इनके चित्रों का जो बैकग्राउंड है वो किसी न किसी चटक रंग द्वारा सपाट रंगा होता है। ठीक, बसोहली शैली की रंग योजना उन पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। नेक्स्ट कलाकार हैं एनएस बिंद्रे। भारत के प्रथम कलाकार थे क्या, घनवादी कलाकार थे, भाववादी थे, यथार्थवादी थे। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको दिखे तो प्रभाववादी कलाकार थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनएस बिंद्रे नाम ध्यान रखना। सूरजमुखी जो इनका एक चित्र है बहुत फेमस है, गपशप बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है इनकी। ठीक है, उस पर नज़र रखें। प्रश्न संख्या 24 है, मिलान वाला है कि कौन सी पहली और दूसरी सूची को मिलाते हुए निम्नांकित संकेत सूची कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। इसमें आपको यह पहचानना है कि कौन सी पेंटिंग्स कहाँ की हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स आने से इस प्रकार के जो आपके टॉपिक्स हैं, मधुबनी है, वर्ली है ना, उड़ीसा के, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से जाने की ज़रूरत उनमें नहीं होती है। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछेगा वहाँ से, ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे उस पर बहुत सारा सामग्री आप लिख रखे हो। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मधुबनी बिहार से है, फर्क कहाँ से है, राजस्थान का जो शाहपुरा नामक गांव है वहाँ से है, वर्ली महाराष्ट्र से है और पट्टचित्र उड़ीसा से है, ठीक है। तो राइट आंसर आप निकाल लेंगे, ए का 4 से मिला देंगे, ए का 4 2 हो गए, फर्क को यानी कि बी को फर्स्ट के साथ मिला लेंगे तो ये हो गया। इसका राइट आंसर क्या निकला, 4 नंबर, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर है आप सीधे सीधे पढ़ लेते हैं या सीधे सीधे पढ़े होंगे। अगर प्रांतीय मुगल शैली की बात की जाती है तो आपके मन में बीकानेर का नाम आता है। राजस्थानी शैली की जितनी भी शैलियाँ, उनमें मारवाड़ शैली जो है उस पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा। उनमें से जो बीकानेर शैली है वो मुख्य रूप से मुगल आर्टिस्टों की तो एक उपशैली भी आप उसको कह सकते हैं, या मुगल की प्रांतीय शैली भी उसको कहा, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कलाकार ज़्यादा थे, खास करके मुगल शैली से जुड़े हुए थे, यानी कि वहाँ से निकल के आए होंगे या वहाँ से चले आए होंगे, जो भी हुआ होगा उस समय, ठीक है। उसके आधार पर यह देखा जाता है कि मुगल शैली का प्रभाव जो है वो बीकानेर में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम कलाकार ज़्यादा थे जो मुगल शैली की तकनीक में कहीं ना कहीं पारंगत थे, इसलिए भी उसको प्रांतीय मुगल शैली के नाम से संबोधित कर दिया जाता है, ठीक। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो अगर बीकानेर नहीं है तो आप मारवाड़ शैली लगाइए और ये इसका राइट आंसर है, ठीक। ये ध्यान रखना। पूरी राजस्थानी शैली की जब बात आपसे करता है और कोई सिंगल ऑप्शन आपको देता है कि निम्नलिखित में से किस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, जब ऐसा प्रश्न पूछे तो अगर जयपुर विकल्प में है तो जयपुर लगाइए आप, ठीक है, वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो महामयूरी तो आपका पाल शैली के अंतर्गत हो गया, भगवत पुराण और सूरसागर मेवाड़ शैली के अंतर्गत चले जाते हैं। बचा क्या, अवधर नियुक्तिवत्त जो है वो अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ माना जाता है या अभ्रंश शैली के अंतर्गत इसको रखा जाता है। प्रश्न संख्या है 27 कि अभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया। हालांकि अभ्रंश शैली में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय हैं, लेकिन सर्वाधिक पोथियां या सर्वाधिक कार्य जो हुआ है वो श्वेतांबर शाखा वाले में हुआ, इसलिए इसका जो विकास की बात आता है कि किस संप्रदाय द्वारा, तो श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा अभ्रंश शैली का विकास अधिक देखने को मिला। ये पॉइंट है, ध्यान रखना। हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बने हैं, तो हमजानामा के चित्र कागज पर बनाकर कपड़े पर चिपकाए गए हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि हमजानामा जो ग्रंथ है वो कपड़े पर लिखा गया और उसके बीच में चित्र को बनाने के लिए जगह छोड़ी गई, ठीक है, और फिर कागज पर चित्र बना के उसमें चस्पा दिया गया। तो कभी कभी आपसे कपड़ा पूछ लेता है, और जब कपड़ा दोनों विकल्प में नहीं होंगे, दोनों विकल्प में आपके पास नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर भी दोनों विकल्प आपके पास नहीं है, सिंगल होगा, कोई भी होगा। अगर कागज होगा तो कपड़ा वाला नहीं होगा और कपड़ा होगा तो कागज वाला नहीं होगा। बेसिक बात यही है कि कागज पर चित्र बना के और उस कपड़े पर चिपका दिए गए, चस्पा कर दिए गए या चिपका दिए गए, वो अलग, वो पॉइंट अपना ध्यान रखना। प्रश्न संख्या हमारी निकल के आती है 29 की कुंडल चित्र, ठीक है, घुमावदार चित्र या लिपटवा भी आप कह सकते हैं, किन देशों में बनाए गए। तो इसमें चीन, जापान और जो भारत वाला विकल्प है वो हमारे लिए सबसे मुख्य, इन देशों में कुंडल चित्र हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना। सैन्य मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हिंदू धर्म में बात की जाए तो भगवान विष्णु की, और अगर बौद्ध में तो बौद्ध है नहीं, लेटे हुए बुद्ध, सैन मुद्रा में बुद्ध वहाँ पर भी हैं, लेकिन इस प्रकार का जब ऑप्शन है तो विष्णु भगवान हैं, उनकी सैन मुद्रा में मूर्तियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए, ठीक है। तो ज्योति स्वरूप पुरुष हैं, GR संतोष 1929 श्रीनगर से हैं, तंत्र कलाकार हैं। ज्योति भट्ट 1934 भावनगर गुजरात से एक बहुत ही प्रसिद्ध छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। ज्योति मणिशंकर भट्ट, इनकी पत्नी है ज्योत्सना भट्ट। तो पत्नी तो इनकी कंफर्म हो गई, तो ये हो गए पति, तो ये हो गए पुरुष, है नहीं।
ज्योति स्वरूप 1939 जोधपुर से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इनर श्रृंखला इनकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंगल श्रृंखला है, इनर श्रृंखला है, आंतरिक श्रृंखला, कई सारी श्रृंखलाएं इनकी बहुत फेमस हैं। अब जो महिला कलाकार बचे वो हैं गोंगी सरोज पाल, न्योली उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की हैं और छापा कला के रूप में काफ़ी चर्चित हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या निकल के आया? 3। आगे जब चलेंगे तो प्रश्न संख्या 32 है हमारे पास। निम्नलिखित किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? तो धनराज भगत 1917 लाहौर में इनका जन्म हुआ था और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर बात आती है मीरा मुखर्जी की। 1923 कोलकाता में जन्मी मीरा मुखर्जी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। शंको चौधरी 1916 बिहार में है, मुख्य रूप से मूर्तिकारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चित्रकारी भी उनमें है, लेकिन मूर्तिकारी का पक्ष हमें ध्यान रखना है। रामवी सुतार 1925 के हैं। ठीक है, ये भी मूर्तिकार हैं। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? फर्स्ट, ये हमारा सही विकल्प है। बाकी ऑप्शनों पर नज़र डालें तो पीवी जानकी राम भी मूर्तिकार हैं, लेकिन इसमें कृपाल सिंह शेखावत और रामकुमार सावक चावड़ा जैसे चित्रकार हैं, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बैज मूर्तिकार हैं लेकिन बाकी के चित्रकार हैं तो वो गड़बड़ है। ज्योति भट्ट छापाकार हैं। ठीक है, जो एक चित्रकार की श्रेणी में ही उसको मान लिया जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या है 33 कि सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? तो जब धर्म पूछे आपसे, सांची में प्रदर्शित या सांची की कला कहे या सांची का स्तूप कहे, तो उसमें क्या है? बौद्ध धर्म है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर नज़र डालिए। सांची का स्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश है, नहीं, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट जिसको बोलते हैं आप, जिसको मेहरौली का लौह स्तंभ भी बोला जाता है नहीं, तो ये किस माध्यम में बनी है? तो ये लोहे में बनी है, ये ध्यान कर लेंगे। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? अमरावती का जो स्तूप है वो दक्षिण भारत में आंध्र सातवाहन राजाओं के द्वारा बनवाया गया एक मुख्य स्तूप है, जो सफ़ेद पत्थर, कुछ विद्वान उसको संगमरमर भी बोल देते हैं, लेकिन सफ़ेद पत्थर मुख्य रूप से है, ठीक है, में बनाया गया है। और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी है हमारे पास? कृष्णा नदी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश के आसपास में है, मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। सिंधु नदी इधर आपका पाकिस्तान का जो एरिया है, गंगा तो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे, मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, चाहे सांची का स्तूप पढ़ें, मान लो जैसे स्तूप पढ़ रहे हो तो जो सांची के स्तूप हैं, ये अमरावती के स्तूप हैं, कोई भी चीज़ पढ़ो उसको तोड़ मरोड़ कर देखो कि उसमें किस प्रकार से उसको पढ़ा जा सकता है। हो सकता है आपसे वो इस तरह से पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक स्तूप है जो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, या हो सकता है वो कृष्णा नदी ना दे आपको, देखिए दक्षिण भारत में स्थित है। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है, हमें आपको ज़रूरत है उसको अलग अलग वे में, अलग अलग नज़रिए से उसको पढ़ने की। ठीक, ये ध्यान कर लेंगे। आगे आइए, भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ। तो विशेष रूप से जब बात उसने कही है तो इसमें भरहुत का जो स्तूप है, यहाँ पर हास्य व्यंग क्या होता है? जो कार्टून चित्र आपके होते हैं उसमें आप देखते हैं नाक बड़ी हो गई, हाथ छोटा हो गया, गर्दन मोटी हो गई, आदमी ठुनगा हो गया, है नहीं? तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो हमें जहाँ देखने को मिलती हैं, उसमें उनको देख करके हमारे अंदर जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि हास्य और व्यंग्य, है नहीं? तो इस प्रकार का शिल्पांकन भरहुत में विशेष रूप से हुआ। हालांकि सांची में भी इस प्रकार की आकृतियाँ हैं, लेकिन भरहुत इसके लिए ज़्यादा चर्चा में है। ठीक, तो ये ध्यान रखें। मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर से बनाए गए? प्रस्तर की बात जब करें तो हिंदी जब समझ में ना आए तो इंग्लिश वर्जन चेक करिए। ठीक है, स्कल्पचर्स आर मेनली मेड इन, ठीक है, जो मूर्तियां हैं या मूर्ति शिल्प हैं वो किस माध्यम में बनाई गई हैं? ठीक है, तो किस प्रस्तर में है? तो लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 है कि सहस्त्रबाहु मंदिर समूह, सहस्त्रबाहु बोल लें या सासबहु बोल लें, ठीक है, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि ये मंदिर कहाँ है, किस संभाग में है। तो ये उदयपुर संभाग में है, ये ध्यान रखना।
कहाँ है? उदयपुर। नागदा जगह कौन सी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में नागदा पड़ता है, वहाँ पर ये मंदिर आप देख सकते हैं। एक ग्वालियर में भी आपका है 1000 हैंड टेम्पल। यहाँ पे सहस्र बाहु का मतलब है 1000 बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, और भुजाएं मंदिर में किसको कहते हैं? जो स्तंभ होते हैं उनको भुजाएं कहा जाता है नहीं? तो वो ध्यान रखेंगे। सब नागर शैली में है, ठीक है। नागर शैली की कई सारी उपशैलियाँ भी हैं, पंचायतन शैली इसे कहा बोल दिया जाता है, उसी के अंतर्गत रखी जाती है। तो नागर शैली की पंचायतन शैली में ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको जातक कहते हैं। क्या कहते हैं? जातक। इसको इंग्लिश में रीबर्थ स्टोरीज बोला जाता है। कभी हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन जरूर थोड़ा बहुत ध्यान रखें, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें सीखनी होगी। रीबर्थ स्टोरीज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2। कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन में पहुंचा? तो इसमें जो कनिष्क का ऑप्शन आपका है वो राइट ऑप्शन निकल के आता है कि कुषाण वंश जो था राजा कनिष्क के समय अपने चरम अवस्था पर था या अपने स्वर्णकाल को प्राप्त कर चुका था। प्रश्न है कि अर्थूना मंदिर समूह किस जिले में है? अर्थूना के जो मंदिर हैं इनमें से कहाँ हैं? तो बांसवाड़ा जिले में है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। राजस्थान के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बांसवाड़ा कहाँ पर थी? वो बांसवाड़ा में है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा बांसवाड़ा में, है नहीं? आगे आइए। नेक्स्ट है कि मूर्तियों पर ओपदार पालिश अभी आपसे बात की गई, चाहे वो आपसे स्तंभों की बात कहे या मूर्तियों की बात कहे, है नहीं, कुछ भी लगा करके वो आपको दे सकता है प्रश्न कि स्तंभों पर ओपदार पालिश किस काल की विशेषता है, मूर्तियों पर ओपदार पालिश किस काल की विशेषता है, कुछ भी कहे, पीछे बात कर चुके हैं तो मौर्य काल की, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या है 43 कि चांद बावड़ी और नवीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध? ऊपर आ चुका है प्रश्न, तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आभानेरी। दौसा मत चुनिएगा, पहले हम नज़दीकी विकल्प पे चलते हैं जहाँ जो चीज़ स्थित है, ठीक है, पहले उसको चुने। अगर वो नहीं है तो हम जिला चुन लेंगे, उससे संबंधित फिर जो भी चीज़ होगी। तो ये मुख्य रूप से आभानेरी में है तो आभानेरी हम पहले चुनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया? आभानेरी। आगे जब चलेंगे तो एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? अभी चर्चा आपसे की गई थी कि एलिफेंटा जिस टापू पर है उस टापू को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आप जान गए किस नाम से? धारापुरी के नाम से जाना जाता है, यह मुख्य रहेगा। प्रश्न संख्या 45 आता है कि आमेर किला जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 3 हम देख रहे हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो इसके लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है। मान सिंह राजा थे, उनकी पत्नी कनकावती थी, कनकावती, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लगभग 16वीं सदी का अंत और 17वीं का प्रारंभ के बीच में ये मंदिर बना, ये ध्यान कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर, पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या परगहा है और क्या चौकी है। तो कोई भी जो मौर्य काल का स्तंभ होता था, ठीक है, ये जानवर हो गया ऊपर और ये यहाँ पर मेखला और चौकी, तो ये लाट हो गई और ये शीर्ष से लेकर चौकी तक जो पार्ट होता था इसको परगहा बोला जाता था। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि स्तंभों का सबसे अलंकृत भाग कौन सा होता है, लाट या परगहा? तो परगहा सबसे अलंकृत पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी जो चौकी पर 4 पशु बने थे वो पूछ रहा है कौन कौन से थे? तो एक शब्द है हेलो, इससे भी आप सुने हॉर्स, एलिफेंट, लायन और ऑक्स। ऑक्स माने बैल, चूंकि बैल के लिए वृषभ शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है नहीं, तो हम वृषभ इस्तेमाल कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या है? वृषभ, घोड़ा, शेर और हाथी, ठीक है, ये मुख्य है। तो 46 का ऑप्शन सही होता है 3 नंबर। विकल्प हमारे सामने निकल के आता है वह कौन सा कलाकार है जिन्हें उनके वास्तविक नाम की उपेक्षा उनके उपनाम मनीदा के रूप में जाना जाता है? बाबू मोसाए, किंकरदा, मनीदा, है नहीं, बीबी दा भी कह दिया जाता है, मान लो कह दो बीबी दा, बीबी मुखर्जी हो गए। तो केजी सुब्रमण्यम जो हैं इसके लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं,
ठीक है। शंखो चौधरी की बात अभी आपसे हुई, मूर्तिकार, ठीक, ध्यान रखना। गणेश पाइन 1937 कोलकाता से हैं, पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है इनको, है नहीं कि। और ए रामचंद्रन इनका जो आपकी ययाति श्रृंखला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। के.जी. सुब्रमण्यम तो आप जानते हैं, लखनऊ रविंद्रालय का जो म्यूरल है, कौन सा, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, और नई दिल्ली में बना गांधी दर्शन म्यूरल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी खाकी श्रृंखला है, तिसरापल्ली जो श्रृंखला इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, ठीक है, ध्यान कर लेंगे। प्रश्न संख्या है 48, मिलान करना है आपको, ठीक है। नंदलाल बोस, इनको कहाँ से मिलाएंगे, अमृता शेरगिल को कहाँ से मिलाएंगे, राजा वर्मा और एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन को मिला लीजिए, अमृता शेरगिल को मिला दीजिए, राजा वर्मा को उषा अनिरुद्ध, हालांकि भीष्म उनका भी है, लेकिन यहाँ पर भीष्म जो है वो नंदलाल बोस का इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान कर लीजिए, पहले आप ये दो मिला लीजिए, इसके अनुसार जो ऑप्शन आपके पास आ रहा हो वही ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। तो ए का बी का ए का बी का ए, ये बनना है अपना, सी का डी और डी का सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, 3 सही होता है, ठीक है। कल एक प्रश्न जो कि ये है कथन वाला कि बाबर ईरान से 2 चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी को भारत लाया, ये गलत है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्र में पारंगत थे, तो व्यक्ति चित्रकारी जरूर करते थे लेकिन पारंगत नहीं थे। कल की क्लास में हम लोगों ने हमने इसमें ए गलत और आर सही करवाया था, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों गलत हैं। क्या हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक। पारंगत नहीं थे, व्यक्ति चित्रकारी करते थे लेकिन पारंगत नहीं थे। पारंगत होने का मतलब है विशिष्टता हासिल करना, उसी के लिए जाने जाते हों, तो उसके लिए नहीं जाने जाते। थोड़ा बहुत व्यक्ति चित्रकारी का दौर था, वो अलग बात है। तो राइट आंसर क्या निकलेगा, इसका फर्स्ट निकलेगा, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे जब हम चलेंगे तो प्रश्न संख्या 50 हमारे सामने है। द्वारका प्रसाद शर्मा, पी.एन. चोयल, कृपाल सिंह शेखावत और गोवर्धन लाल बाबा जोशी, चित्र पूछ रहा है किसके कौन से हैं, ठीक है। आइए पी.एन. चोयल को मिला लेते हैं खिड़कियों से, कृपाल सिंह शेखावत को डेफोडिल से, गोवर्धन लाल जोशी को गणगौर की सवारी और द्वारका प्रसाद शर्मा को प्रसव पीड़ा से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा तो वो क्या आएगा, ए का बी हो गया, बी का सी हो गया, बी का सी हो गया, सी का डी हो गया और डी का ए हो गया। ऑप्शन नंबर 2। एक नज़र इन पर भी डाल लें। 1922 के हैं द्वारका प्रसाद शर्मा, 1924 के हैं पी.एन. चोयल, कृपाल सिंह शेखावत आपके 1922 के हैं मऊ गांव के, और 1914 के हैं गोवर्धन लाल बाबा जोशी, जिनको भीलों का चितेरा भी कहा जाता है। इन्हें ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है नहीं, मृदभांडों पर चित्रकारी करते हैं। पी.एन. चोयल भैंसों के कलाकार हैं। इनके में घोड़ों वाला पॉइंट है कि घोड़ों के चित्र बनाना इनको काफ़ी प्रिय था, लेकिन घोड़ों के लिए भारत में एक ही कलाकार जाना गया, वो है एम.एफ. हुसैन। प्रश्न संख्या आगे जब चलेंगे तो 51 आती है। सही मिलान करना है कि सतीश गुजराल, राम गोपाल विजयवर्गीय, निकोलस रोरिक और जी.आर. संतोष। सतीश गुजराल 1925 झेलम से हैं, झेलम के थे और दिल्ली शिल्पी चक्र से इनका संबंध है। राम गोपाल विजयवर्गीय 1905 राजस्थान से हैं। बंगाल शैली के परंपरावादी कलाकारों में इनको मुख्य रूप से देखा जाता है। निकोलस रोरिक, ठीक है, 1874 रूस से हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, और इनके रंगों का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। जी.आर. संतोष अभी बात हुई थी, 1929 श्रीनगर से हैं, तंत्र कला के लिए माहिर हैं। सतीश गुजराल म्यूरल के लिए प्रसिद्ध रहेंगे। निकोलस रोरिक ने हिमालय को बहुत ही श्रृंखलाएं उस पर या हिमालय के विभिन्न छवियों या रूपों को उन्होंने अंकित किया, और राम गोपाल विजयवर्गीय वास विधा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, तो ए का डी हो गया, दोनों में है, बी का ए हो गया, बी का ए हो गया, ये यहाँ पे निकल के आंसर हमारा आता है 4 नंबर, ठीक है। अगले आगे चलेंगे तो साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं,
तो साहबदीन और मनोहर नामक जो कलाकार हैं वो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे श्रेष्ठ पूछे तो साहबदीन, नहीं तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इसमें चौखा और भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन साहबदीन और मनोहर मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? तो 1913 बुडापेस्ट हंगरी में जन्मी अमृता शेरगिल। चंद भारतीय महिला आर्टिस्टों में उनका नाम अग्रणी नामों में लिया जाता है। कई सारी उनकी फेमस पेंटिंग्स हैं, पहाड़ी पर्वत, पहाड़ी पुरुष, है नी, पहाड़ी महिलाएं, पहाड़ी पुरुष, हल्दी पीसने वाली, है नी, ऊँट और ऊँट वाले, ठीक, हल्दी ग्राइंडनर्स या हल्दी पीसने वाली औरतें, प्राचीन मतलब कानाफूसी वाला है, प्राचीन स्टोरी टेलर वाला है, कथावाचक वाला भी आप उनको कह सकते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि किससे प्रभावित थी, तो एक ही ऑप्शन आपके पास आता है मुख्य रूप से, पाल गॉग, या जिनको हम पाल गागिन भी कहते हैं। एक वान गॉग हैं और एक पाल गागिन हैं। हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन फटाक से चेक करिएगा वहाँ पे, क्योंकि वान गाग और गागिन में अंतर आपको पता होना चाहिए, खासकर स्पेलिंग का। चोल काल में निर्मित नटराज की जो मूर्ति है अतिभंग वाली, जिसको आप कहते हैं, अभी KVS NVS के सिलेबस में भी वो मूर्ति कई बार आती है, KVS NVS EHMRS वाला जो आपका एग्जाम हुआ अभी हाल ही में, उसमें भी। तो काहे से निर्मित है? कांसे में निर्मित। किस तकनीक में? तो लास्ट वैक्स प्रोसेस, मधुचिष्ट विधि में निर्मित है। निम्न में से मूर्तिकार कौन नहीं है? तो ऊपर चर्चा आपसे हुई थी कि रामकिंकर बैज भी मूर्तिकार हैं, PV जानकीराम भी मूर्तिकार हैं, धनराज भगत भी मूर्तिकार हैं। तो जो नहीं है वो हैं लक्ष्मण पै। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे जब चलेंगे हम, आगे आएंगे तो एक प्रश्न है MF हुसैन को लेकर के कि बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला? ये तो ठीक बात है, ये हो गया आपका। किस फिल्म के लिए मिला? वो फिल्म आपको पता होनी चाहिए, वो फिल्म कब बनी और ये पुरस्कार कब मिला। 4 प्रश्न हैं एक ही जगह पे। MF हुसैन जिनको पुरस्कार मिला, किस लिए मिला? तो फिल्म के लिए मिला, फिल्म क्षेत्र के लिए या फिल्म के योगदान के लिए। कौन सी फिल्म थी? तो थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, चित्रकार की नज़र में। कब बनी? 1967 में बनी। कब यह पुरस्कार मिला? 1968 में मिला। तो कई सारे प्रश्न एक ही पॉइंट से निकल के आते हैं, ये चीज़ें भी हमें सीखनी होंगी। KH आरा पैक ग्रुप से ही हैं, 1914 सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में जन्मे, कट कैनवास के लिए काफ़ी चर्चा में है। BC सान्याल 1902 में जन्मे, असम में, डिब्रूगढ़ असम में। दिल्ली शिल्पी चक के संस्थापक माने जाते हैं। गोल मार्केट के भिखारी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। लाला लाजपत राय की बस्ट मूर्ति इनकी इंपॉर्टेंट, वर्टिकल वुमेन बड़ी इंपॉर्टेंट मूर्ति इनकी है। राजा वर्मा के बारे में तो अब क्या बताएं, सब हर कोई जानता है उनके बारे में, है नहीं। भारत का प्रथम तैल चित्रकार, आधुनिक चित्रकार कहा दिया, भारतीय आधुनिक कलाकार जो जिसने तैल माध्यम को अपनाया। आलियोग्राफी प्रेस इनकी याद रखनी पड़ती है हमें, आपको, है नहीं, तो ध्यान रखना। प्रश्न है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में उप प्राचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया? बंगाल स्कूल का मतलब बंगाल शैली जो आपकी थी, बंगाल स्कूल या शैली एक ही बात है। तो वो जो ऑप्शन आपके पास हो गए वो है सेलेना डे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल के आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा रहेगा? स्टेला कैमरिस ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था? तो किस कलाकार को कहा था? क्यूबिस्ट पेंटर, इंडियन क्यूबिस्ट पेंटर, भारतीय घनवादी चित्रकार। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए इन्होंने घनवादी शब्द का इस्तेमाल किया था, घनवादी चित्रकार कहकर उन्होंने उनको संबोधित किया था, है नी, ध्यान रखेंगे। बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं है? नहीं और है वाले में बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। नंदलाल बोस बंगाल शैली के कलाकार देखे जाते हैं, शारदा चड़ुकील भी हैं, DP राय चौधरी भी हैं। जो नहीं है वो कौन से हैं? राजा वर्मा, है नी, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, सुनैना देवी, नंदलाल बोस, है नी, ये सब नाम आते हैं। शारदा चड़ुकील हो गए, ठीक है। के वेंकटप्पा 87 के, 88 के कौन से हो गए आपके? शारदा चड़ुकील हो गए। 90 के 2 हो गए, शैलेंद्रनाथ दे, सिद्ध कुमार हलदार हो गए। 91 के 18 मतलब वही 1891 के सत्येंद्रनाथ मजूमदार हो गए। 1892 में सुरेंद्रनाथकर का नाम भी आता है उसमें, है नहीं। फिर 95 में मुकुल चंडे हो जाते हैं। 97 में आपके ये क्या नाम है इनका, 1897 के लखनऊ में हैं
वेंकटप्पा तो उधर आपके हो ही जाते हैं, देखो नाम नहीं याद आ रहा है, अभी नाम जब याद आएगा तब बताएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 99 के डी पी चौधरी तो आपके हो ही जाते हैं, है नहीं, है नहीं। और 91 के छितिन्द्रनाथ मजूमदार आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। आइए, तो यहाँ पर जो नहीं है वो है राजा वर्मा। हर ग्रुप का, हर टॉपिक के कलाकार आपको पता होना चाहिए। पैक ग्रुप के कलाकार कौन से हैं, 1890 के कौन से हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र के कौन से हैं, कोलकाता के कौन से हैं, है नहीं। पैक ग्रुप के कौन से हैं, बड़ौदा के कलाकार कौन से हैं, चोलामंडल के कौन से हैं, ये आपको कंफर्म करना होगा। नॉर्मल क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न संख्या है 60। 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया? तो उसमें अर्जुन प्रजापति जी जो हैं मूर्तिकार हैं, इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी जो सबसे फेमस और चर्चित मूर्ति है बनी ठनी, जो संगमरमर में है और अपने पारदर्शी घूंघट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, ध्यान करेंगे। प्रश्न संख्या है 61 कि अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? तो अमरनाथ सहगल एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में है, ठीक है, ध्यान रखना, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इनकी मूर्ति है अनसुनी चीखें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूर्ति है, बढ़िया मूर्ति है, कांसा में निर्मित है, ठीक, ध्यान कर लेंगे। अनीस कपूर कौन है? तो अनीस कपूर ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। क्लाउड गेट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनीस कपूर, ठीक। मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला कौन सी है? तो मूर्तिकला से उत्पन्न यानी कि ऐसी कला जो पहले मूर्ति कला का हिस्सा होती थी या उसका पार्ट हुआ करती थी, उसके पश्चात वो उससे अलग हो गई या उससे उत्पन्न हुई, बाद में अलग हो गई। तो इनमें जो विकल्प है, ग्राफिक कला का मूर्तिकला से कोई मतलब नहीं, थ्रियामी इसमें तो कुछ होता नहीं, लोक कला ये भी चित्रकला है, परंपरागत आर्ट का बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल आर्ट। ट्रेडिशनल आर्ट आपकी जो आपकी फोक आर्ट है या आपकी जो मुगल शैलियाँ हैं, राजस्थानी शैली, सब परंपरागत ट्रेडिशनल आर्ट है, ये सब ठीक है, परंपरागत हैं। तो ये तो सब चित्रकारी के अंतर्गत की बात की जा रही है। तो एक ही बचता है संस्थापन, इंग्लिश में इसको इंस्टॉलेशन आर्ट बोलते हैं, इंस्टॉलेशन बोल लें, प्रतिस्थापन कला बोल लें, ठीक है। ये इसकी जो डिफिनीशन शुरुआती दौर में दी गई कि ऐसी कलाकृति जो कुछ किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए बनाई जाए, ऐसी कला को प्रतिस्थापन कला या संस्थापन कला के नाम से संबोधित किया गया। हालांकि वर्तमान में कुछ मूर्तियां या कुछ कलाएं आपकी ऐसी भी हैं जो इसकी परिभाषा से इतर हैं, यानी कि वो एक निश्चित स्थान पर तो हैं लेकिन कुछ समय के लिए नहीं बनाई गई, वो लगभग आजीवन समय, मतलब बहुत दिनों समय तक वो एक ही जगह पर स्थापित रहेंगी। चाहे सुबोध गुप्ता का इंस्टॉलेशन आप एनजीएमए के प्रांगण में जो बरगद या वटवृक्ष जो लगा हुआ उसको ले लें, ठीक है, वो क्या है, एक निश्चित स्थान पर, लेकिन वो भी इंस्टॉलेशन का पार्ट है, तो ये ध्यान कर लेंगे। 64 नंबर है कि उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी है, ठीक है। तो इसमें सतीश गुजराल जी जो हैं वो इन प्रकार की विधाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, चाहे इनको आप भित्ति चित्रकार बोल लो, वास्तुकार बोल लो, ग्राफिक कलाकार में भी है, मूर्तिकारी भी इन्होंने की है नहीं, तो हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है ये। बेल्जियम दूतावास जो इनकी वास्तुकारी का सबसे बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। जोट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार कौन है? जो मकरामी तकनीक बोला जाता है कि इस माध्यम में जो ये मूर्तियाँ बोलती है उसको मकरामी तकनीक बोलते हैं। मृणालिनी मुखर्जी इसके लिए मुख्य रूप से जानी जाती हैं। मृणालिनी मुखर्जी धातु का मॉडल बनाती हैं और उसके ऊपर फिर जूट या सन की रस्सी लपेटते हुए अपनी मूर्ति का निर्माण करती हैं मृणालिनी मुखर्जी, ठीक है। उषा रानी हुजा जो राजस्थान की पहली महिला मूर्तिकार, आधुनिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध, दिल्ली में जन्म हुआ था, वो अलग पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। मीरा मुखर्जी की बात ऊपर 1923 कोलकाता की है, बात हो चुकी है उस पर। अशोका एट कलिंग इनकी बहुत अच्छी मूर्ति है, अशोका एट कलिंग करके, ठीक है। 66 नंबर है कि देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि क्या रही? कर्म भूमि क्या रही? तो कर्म भूमि इनकी वनस्थली विद्यापीठ होती है, ये ध्यान कर लेंगे। वनस्थली विद्यापीठ क्या था? तो एक विद्यालय था जो 1935 में महिलाओं की शिक्षा हेतु खोला गया,
है नहीं। फिर यहाँ पर 1937 में देवकी नंदन शर्मा ने फाइन आर्ट विभाग की स्थापना की और यहीं पर अपना वो कार्य करते रहे, है नहीं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वनस्थली विद्यापीठ से कि किस कला विद्यालय में प्रतिवर्ष समर कैंप का भित्ति चित्रण समर कैंप का आयोजन किया जाता है, तो वनस्थली विद्यापीठ उसके लिए जाना जाता है। महेंद्र कुमार शर्मा, जिनको हम सुमहेंद्र के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जिनको हम सुमहेंद्र के नाम से भी जानते हैं, 1943 जयपुर में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, 1943 जयपुर में इनका जन्म हुआ था। किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रागमाला चित्र कला पर इनकी एक पुस्तक भी है, ठीक, तो ये ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वरिष्ठता के आधार पे, है नहीं, सीनियर, इसमें सीनियर कौन है, यानी कि बड़ा कौन है, तो सतीश गुजराल 1925 के हैं। डेट आपको ऐसे प्रश्नों के लिए कलाकारों की डेट ऑफ बर्थ आपके माइंड में होनी चाहिए। सतीश गुजराल 1925 के हैं, एम.एफ. हुसैन 1915 के हैं, एस.एच. रजा 1922 के हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अब देख लीजिए, 15 को पहले ले आइए, फिर 22 को ले आइए, उसके बाद सतीश गुजराल लगा लीजिए, यानी कि विकल्प नंबर 3 हमारा इसके लिए सबसे उचित विकल्प होगा, उसको हम चुनेंगे। 1915, 1922 और 1925, तो सबसे बड़े हुसैन, फिर रजा और फिर सतीश गुजराल सबसे छोटे हैं इस हिसाब से। गुलाबी काल, नीला काल, है नहीं, जो भी आपसे कहे वो सारा का सारा किसके साथ जाएगा, पिकासो के साथ जाएगा। पिकासो बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है वेस्टर्न आर्ट में, है नहीं, ध्यान करेंगे। बैले नृत्यों को चित्रित करता था, तो बैले नृत्यों के लिए जो जो चित्रकार था उसके लिए देगा बहुत फेमस था। बैले नर्तक, जो डांसर, जो बैले डांस स्पेन का बहुत ही फेमस डांस है बैले डांस, है नहीं, तो ये ध्यान रखना। वहाँ उन नर्तकों के या नर्तकियों के ये पेंटिंग्स बनाते थे, विशेषकर रेखा चित्र बनाते थे, फिर बाद में उन रेखा चित्रों के आधार पर अपने स्टूडियो में पेंटिंग्स भी बना लेते थे, ध्यान कर लेंगे। प्रश्न संख्या है 71 कि सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले। जब सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार की बात आपसे करता है तो आपके माइंड में 1863 रॉबर्ट ब्रूसफटे का नाम आना चाहिए। तमिलनाडु के मद्रास डिस्ट्रिक्ट में पल्लवाराम नामक जो स्थान था जहां पर सबसे पहले पाषाणकालीन औजार की खोज की गई, तो 71 का विकल्प कौन सा सही होगा, वो है आपका पल्लवाराम, पल्लावरम या पल्लवाराम, कुछ भी कह सकते हैं। निम्न में ताड़पत्री ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, बाकी के तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या निकल के आता है, नेमिनाथ चरित, ठीक, ये ध्यान कर लेंगे। कामसूत्र के रचयिता, तो कामसूत्र के रचयिता हैं वात्सायन, और कामसूत्र की टीका यशोधर पंडित ने की, किस नाम से, जयमंगला के नाम से। टीका का मतलब होता है कि उसमें जो एक आपका रूप भेदा प्रमाणान्य भावा लावण्य योजनम सादर से मणिका भंग जो श्लोक है, इसकी इन्होंने यशोधर पंडित ने, ठीक है, 64 कलाएं कामसूत्र में उल्लिखित हैं, जिनमें से चित्रकला 4 नंबर पे है आलेख्यम नाम से, उसमें उन्होंने एक श्लोक दिया यशोधर, वो रूप भेदा प्रमाणान्य वाला, उसी श्लोक की उन्होंने टीका प्रस्तुत की यशोधर पंडित ने, किस ग्रंथ में, अपने जयमंगला नामक ग्रंथ में, ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जिसमें कला के लिए कला शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि कला शब्द का पहली बार प्रयोग, तो अगर ऋग्वेद है तो ऋग्वेद, और अगर नहीं है तो नाट्यशास्त्र मुख्य रूप से है उसके लिए। नाट्यशास्त्र इस परिप्रेक्ष्य में है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा कि कला के लिए कला शब्द का प्रयोग या वास्तविक रूप से कला शब्द का उपयोग कहाँ पर किया गया, तो नाट्यशास्त्र में। ऋग्वेद में कला शब्द का जिक्र है, लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में उसका इस्तेमाल किया गया इसकी चर्चा नहीं है, तो इस वजह से वो पॉइंट अलग हो जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत कितने अध्यायों में है, तो विश्व धर्मोत्तर पुराण के जो रचयिता लेखक मार्कंडेय मुनि माने जाते हैं, उसमें जो चित्रसूत वाला पार्ट है उसको 9 भागों में बांटा गया है या 9 भागों में विभक्त है। फिर अगला प्रश्न है कि नग्नजित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो नग्नजित ने चित्रलक्षण नामक ग्रंथ की रचना की। चित्रसूत्र तो इसी का पार्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का, तो मार्कंडेय मुनि हो जाएंगे। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, अष्टाध्यायी के कौन है, पाणिनि हैं, और हर्षचरित के कौन से हैं, बाणभट्ट हैं। तैयारी आपकी वो नहीं है कि पेपर का राइट आंसर आप टिक करें,
तैयारी और रिवीजन जो प्रीवियस ईयर के पेपर हल किए जाते हैं उसमें जो 4 ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शनों को भी आपको देखना है कि उसके जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से किस विकल्प के बारे में आपको कितना पता है। 2-2 1-1 पॉइंट अपने मन में जरूर दोहराएं जब पेपर हल करें तब। प्रश्न संख्या 77 आती है कि भट्ट नायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो है भक्तिवाद। कौन सा है? भक्तिवाद। ये इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान कर लेंगे। क्या राइट आंसर है इसका? भक्तिवाद। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि नवा रस, शांत रस, है नहीं, ध्यान रखेंगे किसका है? अभिनव गुप्त का। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। आलंबन व दीपन किसके प्रकार हैं? तो ये विभाव के प्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रखना किसके हैं? विभाव के। भाव, विभाव और अनुभाव। ठीक है, ध्यान करेंगे। प्रश्न है अगला, कुल संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं, ध्यान रखना 33। कोलाज का प्रारंभ घनवाद से माना जाता है। ठीक है, लगभग 1912 की डेट में। अब इसमें 2 पॉइंट हैं, पिकासो या ब्राक। ठीक है, तो ब्राक ने कोलाज तकनीक खोजी लेकिन कलाकृति पहली पिकासो ने बनाई। ठीक, ये ध्यान रखना। कोलाज तकनीक की खोज किसने की? ब्राक ने। और कोलाज तकनीक में बनी पहली कलाकृति किसने बनाई? तो पिकासो ने बनाई। वो ध्यान रखना। आगे आइए, मिलान वाले आएंगे प्रश्न। अब चिनार वृक्ष, ओलंपिया, बेलिली परिवार और स्नानमग्न युवतियाँ। ठीक है, द पॉपुलर्स, इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। द पॉपुलर्स, ओलंपिया, द बेलिली फैमिली और बाथर्स विदा ग्रिफिन, इस प्रकार के चित्र हैं। तो ओलंपिया तो माने की है, आप जानते हैं। ओलंपिया किसकी है? माने की है। ओलंपिया माने की हो गई, पॉपुलर्स मोने के हो गए, मानेट और मोनेट। ठीक है, तो ये माने की सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। आइए देखिए, फिर से देखिए, ये मोने की हो गई, ओलंपिया माने की हो गई। ठीक है, और बेलिली परिवार आपका देगे का हो गया, देगा, और स्नानमग्न युवतियाँ रेनवार का हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मानेट और मोनेट, मोनेट कहेगा तो मोने और मानेट कहेगा तो माने। ठीक है, मोने और माने, टी हटा दीजिए दोनों से, माने और मोने। ठीक, ध्यान रखना। अब इसमें विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा निकल के आएगा ए का सी दोनों में है, बी के साथ चलेंगे, बी का बी भी दोनों में है, सी का ए और डी का डी, यानी कि राइट आंसर क्या निकलता हमारा? 2 वाला। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। अगला प्रश्न क्या है? पाल गोगवा या पाल गागिन ने वुडकट और एचिंग दोनों किए हैं, लेकिन लगा दिया और कुछ नहीं है। पाल गागिन एक चित्रकार थे लेकिन इन्होंने प्रिंट मेकिंग में भी अभ्यास किया है, इसलिए वुडकट और एचिंग दोनों में इनका कार्य है, यानी कि दोनों किए हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से क्या थे? तो मुख्य रूप से चित्रकार ही थे, लेकिन इन्होंने प्रिंट मेकिंग में अभ्यास किया। तो दोनों बातें सही हैं। तो हम क्या सही करेंगे? तीसरा वाला ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ये मिला लीजिए। आगे आइए देखिए, प्रश्न संख्या 84 है मिलान वाला कि वान गो, मातिस, पिकासो और गागिन। ठीक है, चित्र, इनसे आपसे चित्र पूछ रहा है कि किसका कौन सा चित्र है। ठीक है, किसका कौन सा चित्र है? तो वान गो का है, आप लगाएंगे, वान गो का है दुख, जिसको हम सारो बोलते हैं। ठीक है, मातिस का पियानो वादन का अभ्यास हो गया, पिकासो का 3 नर्तक हो गया, और गोंगवा का चंद्रमा व पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे इसको। तो ए का बी का सी का ए और डी का डी। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है हमारा? ये वाला। ठीक है, प्रश्न संख्या आती है आपकी 85। काली घड़ी पेंटिंग्स पूछ रहा है आपसे कि काली घड़ी पेंटिंग्स क्या है? काली घड़ी, आलू भच्छी, 3 वादक, जीवन का आनंद, द जॉय ऑफ लाइफ, ये तो मातिस का हो जाएगा, 3 वादक पिकासो का हो जाएगा, आलू भच्छी वान गॉग का हो जाएगा। ठीक है,
किसका हो जाएगा? वान गाग का। 3 वादक पिकासो का। जीवन का आनंद द जॉय ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं मातिस का, हेनरी मातिस। और काली घड़ी पाल सेजा का। ठीक है, तो ए का बी, ए का बी, बी का ए का बी का ए, सी का डी का सी, यानी कि विकल्प नंबर 4 हमारा सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो आप जानते हैं डीएच गार्डन इसके लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं, डीएच गार्डन। काकबर्न आपके मिर्जापुर से हैं, मनोरंजन घोष होशंगाबाद से हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। प्रश्न है अगला आपके पास आता है कि ईवी हैवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। वही पुनरुत्थान काल की बात कर रहा है ईवी हैवेल द्वारा। ईवी हैवेल एक अंग्रेज कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला की समीक्षा की दिशा बदली। ठीक है, दोनों बातें अच्छी हैं, दोनों बातें अच्छी हैं भाई कि 1884 में ईवी हैवेल की मद्रास कला विद्यालय में नियुक्ति होती है और वहाँ पर वो भारतीय कलाकारों को जिस प्रकार से विदेशी कला में रंगे हुए देखते हैं या उसमें घुले हुए देखते हैं, उससे बड़ा दुखी होते हैं और क्या निष्कर्ष निकालते हैं उन्होंने। फिर 1884 के पश्चात जब तक वो भारत में रहे, उसके स्टार्टिंग के दौर में उन्होंने भारतीय कला स्थलों का दौरा या वहाँ की यात्राएं की और भारतीय कला को देखा परखा। जो प्राचीन कलाएं थी उनको देखा परखा और क्या निष्कर्ष निकाला कि भारतीय कला आत्मा के निकट है जबकि यूरोपीय कला भौतिकतावादी है। अतः भारतीय कलाकारों को अपनी कला परंपराओं को आधार मानकर चित्रण करना चाहिए, विदेशी कला के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने कही और इनकी बातों को सिर्फ एक व्यक्ति ने उस समय ध्यान दिया। अगर चित्रकार की बात करें तो बाकी कई लोग साथ में आए, परसी ब्राउन, ए.के. स्वामी, कई लोग सामने आए, ओ.सी. गांगुली जैसे लोग सामने आए और ईवी हैवेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, है नहीं। लेकिन किसी चित्रकार की जब बात करते तो अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने उनकी बातों को समझा और अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतीय परंपराओं को ईवी हैवेल के साथ मिलकर पुनः जागृत किया, है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों सही है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आएगा ए और आर दोनों सही है, विकल्प नंबर 2 सही करेंगे हम, ए और आर दोनों सही हैं। ईवी हैवेल महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारतीय आधुनिक कला में, ध्यान रखेंगे। ये जो प्रश्न हैं आपके तर्क वाले हैं तो इनमें हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, इनको जल्दी से जल्दी हम देखेंगे और जो मिलान वाले हैं उनको समझेंगे। प्रशिक्षण से कौशल यानी कि ट्रेनिंग से आपका कौशल मजबूत होता है, ठीक है। स्किल आपकी डेवलप होती है ट्रेनिंग से। आपकी जो स्किल है वो काहे से डेवलप होती है? ट्रेनिंग से, है नहीं, ये ध्यान रखेंगे। अनुबंध से व्यवहार आपका अच्छा होता है, ठीक है। कंडीशनिंग, जब आपके पास कंडीशन लगा दी जाएगी कि ये करना है ये नहीं करना है तो उस समय आपका व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनुदेशन, अनुदेशन का यहाँ पर जो इंग्लिश में है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन से आपका ज्ञान कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके आधार पे प्रतिपादन, विश्वास, है नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो 3 निकल के आता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न है जो आरपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। शिक्षण के संबंध में से कौन आश्रित चर कहलाता है, ठीक है। आश्रित चर का मतलब है कि कौन आश्रित होता है शिक्षण में, तो जो छात्र है इसमें वो आश्रित होता है, ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छात्र। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है, तो कौन सा है इसमें से वो कार्य? तो एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार जो है, एक तंत्रीय, ठीक है, परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है, तो एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार जो है वो इस पर केंद्रित है। अगला प्रश्न हमारा आता है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? इनमें से कौन सा वो पक्ष है जो ज्ञानात्मक नहीं है? भाई ज्ञान, बोध, प्रयोग से भी आपको ज्ञान ही मिलता है नहीं, तो ध्यान कर लेंगे। तो इसमें जो संप्रत्ययीकरण वाला विकल्प आपके पास है ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो संप्रत्ययीकरण वाला जो है वो आपका गलत है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। तो क्या है
जो शिक्षण उद्देश्य है, जो टीचिंग का कार्य आपका होता है बीएड के दौरान, जब आप बीटीसी या बीएड के दौरान टीचिंग का जो प्रोग्राम होता है, उसका क्या मतलब जो उद्देश्य है उनमें से इनमें से क्या नहीं सही है। स्वरूप विशिष्ट होता है, ठीक है। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार तैयार किया जाता है या आधार होता है। इसकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, ऐसा नहीं है, लंबी अवधि में नहीं की जाती, तो यही इसका क्या है, गलत विकल्प है, ठीक है। इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो शिक्षण उद्देश्य से जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, बच्चे को कितना नॉलेज हुआ नहीं हुआ, हम कितना पढ़ाने में सक्षम हैं, तो वो सब उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो इसका जो गलत विकल्प है इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में होती है, लंबी अवधि में नहीं होती है, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है 93, निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है। इनमें से एक ऐसा गुण है जो किशोरावस्था का नहीं है। सामाजिक संबंध है, उस संपर्क में बढ़ोतरी होना, ठीक, ये तो होता है। समूह के प्रति निष्ठावान होना, ठीक है, किशोरावस्था का गुण इसमें से कौन सा नहीं है। आत्म केंद्रित होना, तर्कशीलता का विकास होना, ये भी कि बच्चे में तर्कशीलता बढ़ने लगती है। समूह के प्रति निष्ठावान होना, ईमानदार होना, है नहीं। तो आत्म केंद्रित होना ये नहीं है, बाकी सब होता है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है 3 है कि आत्म केंद्रित होना, ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट है 94 कि वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, पहला जो आपका ऑप्शन है। दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, दोनों को देखा जा सकता है। वृद्धि और विकास, ठीक है, इसको देखा जा सकता है। दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है, ठीक है। तो विकास का मापन नहीं कर सकते, वृद्धि का आप कर सकते हैं। दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, तो दोनों जीवन पर्यंत नहीं चलते हैं। जैसे वृद्धि आपकी बीच में रुक जाती है, विकास ठीक है होता रहेगा। दोनों को देखा जा सकता है, वृद्धि भी देखी जाती है और डेवलप भी देखा जाता है, ठीक है। तो दोनों को देखा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है कि दोनों को देखा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे, दोनों को देखा जा सकता है। किशोर द्वारा विद्यालय में आवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है। अगर कोई किशोर बच्चा है और विद्यालय में उसका जो व्यवहार है, अवांछित व्यवहार करने पर, ठीक है, टीचर का क्या रिएक्शन होगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसको समझेंगे। उसी समय टोका जाना चाहिए, उसके साथियों के सामने सजा देनी चाहिए, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, उसके अभिभावकों को तुरंत बुलाना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए कि उसका जो अवांछित व्यवहार का मूल कारण है नहीं, उसके जो मूल कारण उसका था उसको हटाना चाहिए। ये नहीं कि टोक दो उसको, है सजा दे दो, तो वो ठीक नहीं है। तो उसके जो अवांछित व्यवहार का जो मूल कारण था उस पर फोकस करिए, उसको देखिए, उसको जानिए और उसको हटाइए, या उसको उसके अंदर जो ये कारण था उसके बारे में जानने की कोशिश करिए और उसको कम करते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं करते हैं। अब पता चला स्कूल में कोई बच्चा है और शैतानी कर रहा है, तो आप तो कुछ कहे नहीं, तुरंत उसको पीट, ऐसा नहीं है। समझना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसके बाद सज़ा का निर्णय करना चाहिए। जहाँ तक हो कि सज़ा का निर्णय ना हो तो ज़्यादा सही रहेगा, है नहीं। निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन से हैं। संवेगिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इनमें से क्या है, ये सभी सही हैं कि नैतिक विकास के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है 97 की पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। जब इस प्रकार का प्रश्न आपके पास है तो पियाजे, मनोवैज्ञानिक पियाजे, ठोस संक्रिया की अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 98 आपकी आती है कि भारत में किस वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है। एज पूछी जाती है, तो 18 से कम वर्ष का जो जिस बच्चे की आयु होगी, 18 से कम, 18 से ऊपर होगा बाल अपराध नहीं कहा जाएगा, 18 से कम जो भी आयु होगी वो बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। 99 नंबर है कि किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। तो मनोविश्लेषणात्मक जब सिद्धांत आपसे कहा जाता है तो उसके लिए
सिगमंड फ्रायड सबसे महत्वपूर्ण है आपकी कला में। जो अत्यथार्थवादी कला आंदोलन है वो सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक पर आधारित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपकी कला में जो अत्यथार्थवादी कला आंदोलन वेस्टर्न में है उसमें ये मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 100 है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं। तो वो कूट आपको पहचानना है कि कौन सा कूट इसमें से है जो शिक्षण प्रतिमान, जो टीचिंग स्किल आपकी है, ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। तो जो टीचिंग आपकी है उसके क्या आधारभूत तत्व हैं। तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, समर्थन प्रणाली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है ACBD, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए आपके शिक्षण के जो प्रतिमान हैं, ये 4 होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है। विच वाज द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स प्रोजेक्ट एड्स, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 हम देखेंगे, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोजेक्टर, ये सब प्रोजेक्ट पर आधारित एड्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या हमारी आती है 102, अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो है डेविड P. आशुबेल। कौन है? डेविड P. आशुबेल। इसका जो राइट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट है, शिक्षण में निम्नलिखित से श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यधिगम में सहायक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सहायक है? तो अधिगम में सहायक हैं रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान, भाषा प्रयोगशाला, ठीक है। तो जो मॉडल है, ठीक है, क्या है? मॉडल। प्रतिमान को इधर आप इंग्लिश में देखेंगे तो मॉडल लिखा है, मॉडल दृश्य और श्रव्य, ठीक है। जो मॉडल होगा वो ज़्यादा सहायक होगा। रेडियो तो श्रव्य में चला जाएगा, रेखाचित्र केवल दृश्य में आ जाएगा, भाषा का प्रयोगशाला कोई मतलब नहीं है, वो भी श्रव्य में, भाषा का अर्थ वो भी चला जाएगा। मॉडल 2 तरह के होते हैं, वो दिखेगा भी है नहीं, उसको समझते हैं, मतलब जो मॉडल होगा वो अधिगम में मुख्य रूप से सहायक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये निकल के आता है कि चलना, भाव भंगिमा, आवाज में उतार चढ़ाव, श्रव्य दृश्य क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण कौशल के घटक हैं। ये घटक पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो उद्दीपन भिन्नता, इसका जो राइट आंसर है वो है उद्दीपन भिन्नता, ठीक है। क्या है? उद्दीपन भिन्नता, स्टिमुलस वेरिएशन जिसको कहते हैं, ठीक है, स्टिमुलस। तो ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 105 है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है। निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है, ठीक है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी डिवाइस कहता है कि प्राइमरी मेमोरी डिवाइस कौन सी है, तो वो रैम है। प्राथमिक मेमोरी आपकी कौन सी है? रैम होती है। जो आपके मोबाइल में रैम कहते हैं आप, वो प्राथमिक मेमोरी है। उसके बाद आप दूसरी मेमोरी मोबाइल में डालते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। निम्न में कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वेब ब्राउज़र जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ब्राउज़र, ये ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आएगा, ये माउस से संबंधित प्रश्न है कि लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और ड्रैगिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसमें जो है इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है कि लेफ्ट क्लिक जब होता है तो सिलेक्ट आइकॉन सिलेक्ट का ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक है, आइकॉन सिलेक्ट का ऑप्शन आपके पास आता है। उसके बाद राइट क्लिक जब होगा, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के एक्सेस किया जाता है, मतलब जो भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसको एक्सेस किया जाता है, जो कि इससे संबंधित कोई भी विकल्प इसमें नहीं है, ठीक है। डबल क्लिक पे क्या होता है? डबल क्लिक पे ओपन समथिंग, कि जिस भी चीज़ पे आप डबल क्लिक होगा वो खुलेगा, है नहीं।
ड्रैगिंग क्या होता है? ड्रैगिंग में मूव द आइकॉन का ऑप्शन आता है। मूव द आइकॉन, मूव का मतलब है चलना, इधर से उधर आप उसको ले चलते हैं, ठीक है, वो चीज़ आती है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इसमें है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो है विकल्प गलत है, इसका कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं है, ठीक। तो ये 3 आपके हैं, बाकी ये स्टार हो गया है, ये ध्यान रखना, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, क्या है देखिए। निम्नांकित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो आप जानते हैं सीपीयू जो होता है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। जो डीएसएसबी, आरपीएससी है नहीं, एचटेट और जो बिहार स्टेट, जो बिहार की, इन सब में फर्स्ट पेपर ऐड है। इसमें जीएस-जीके के तौर पर ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? प्रश्न पूछना, वाद विवाद, सिद्धांत के लिए चिंतन करना, या सभी विकल्प सही हैं? तो इसके सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। बच्चों को सक्रिय व्यस्तता का मतलब है बच्चों को व्यस्त रखने के लिए इनमें से कौन सी चीज़, सक्रिय का मतलब है जब एक साथ सब हों, सबकी, सारे बच्चों की सक्रियता एक साथ हो, तो उनमें से कौन सी चीज़ आप चुनेंगे? प्रश्न पूछेंगे, वाद विवाद की प्रतियोगिता रखेंगे, या सिद्धांत के लिए चिंतन करना कहेंगे, ठीक है। तो इसमें से सभी सही हैं। हम किसी सिद्धांत को दे दें और उस पर अलग अलग बच्चों के मत पूछ सकते हैं कि आपका विचार क्या है। वाद विवाद में है नहीं, जो खेल में वाद विवाद प्रतियोगिता रखते हैं बच्चों के बीच में, तो वो सारी चीज़ें, तो इसमें सभी सही। जिसमें सबकी सक्रियता हो, व्यस्तता हो, वो चीज़। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी हैं? संदर्भीकरण, ठीक है, संज्ञानात्मक, सहयोग, ठीक है। तो इसमें से जो सभी हैं, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों से ये पता चलता है, ठीक है, कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन सभी चीज़ों से जब सहयोग की भावना होगी, है, संज्ञानात्मक की भावना होगी, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं, वो कौन से शिक्षाविद हैं? तो इनमें से जेवी वाटसन जो है वो इसका राइट आंसर है, कि जेवी वाटसन जो हैं वो शिक्षा में रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते। समूह के नेता होने के नाते संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए? किसी समूह का कोई नेता हो है तो उससे क्या हमें अपेक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो संस्था के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त में सहायक हो, ठीक है। दूरी बना के नहीं रखनी चाहिए, प्रबंध मंडल को प्रश्न रखे ना, ये सब बेकार, निरंकुश की तरह कार्य करना चाहिए। निरंकुश हो जाएगा तो क्या मतलब है? तो संस्था के वांछित उद्देश्य, जो उद्देश्य हो उनको प्राप्त में सहायक करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, एक अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाता है? अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे क्या होता है, महत्व नहीं दिया जाता है? विद्यालय के प्रकार को, ये तो सहयोग देखना ही पड़ेगा समय सारणी अगर आप बनाए कि विद्यालय का प्रकार कैसा है, जूनियर है, इंटर कॉलेज है, कैसा है, तो ये देखना पड़ेगा। सरकारी नियम व अधिनियम को, उसका भी ध्यान रखना होगा। विषय के अपेक्षित महत्व एवं कठिनता स्तर को, इसका भी ध्यान रखना होगा कि समय सारणी जब बन रही होगी तो कौन से विषय कैसे हैं, उसको कितना समय देना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कठोरता को, तो कठोरता कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, तो इसमें कठोरता को ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्न संख्या है 115 कि वर्तमान में सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के तहत किशोरों से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? नैतिक शिक्षा, हिंसा निवारण, विद्यालय अनुशासन, या इनमें से सभी? तो सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के लिए किशोरों से संबंधित लगभग जितने भी कार्यक्रम हैं ये सब किए जाएं। नैतिक शिक्षा से संबंधित हिंसा निवारण है और विद्यालय अनुशासन, जब विद्यालय में अनुशासन में रहेंगे, हिंसा निवारण में प्रतिभाग लेंगे, नैतिक शिक्षा से संबंधित शिक्षाएं उनको दी जाएंगी, तभी वो सामाजिक और संवेगी अधिगम के तहत बच्चे अच्छे होंगे।
प्रश्न संख्या है 116, फायरवॉल क्या करता है? तो फायरवॉल के लिए जो इसका राइट आंसर है ऑथेंटिसिटी लगाता है। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या है 117, किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थिति की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संवेगी परिपक्वता। क्या दर्शाता है? संवेगी परिपक्वता। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही करेंगे, हम 2 सही करेंगे। पुनः अपनी सब्जेक्ट की तरफ लौटते हैं और प्रश्न है कि ताज़ा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक का निष्पादन किया जाता है या जिस तकनीक में काम किया जाता है वह कहलाती है। तो आप जानते हैं कि फ्रेस्को से ही कुछ होगा, चूंकि भित्ति चित्रकारी की बात कर रहा है नहीं? तो फ्रेस्को ब्यूनो, वैसे गीले प्लास्टर पर जब काम होगा तो फ्रेस्को ब्यूनो कहलाता है। चूंकि ब्यूनो सबको कुछ है नहीं, केवल फ्रेस्को है, तो हम ब्यूनो यहाँ पर ये फ्रेस्को वाला ऑप्शन चुनेंगे। ठीक, बाकी नहीं, बाकी छोड़ सकते हैं। मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा किसके उदाहरण हैं? कौन सी चीज़ मुलायम होती है, कौन सी कठोर होती है? चिकना होता है या सूखा है, मुलायम है, कठोर है। तो इस प्रकार की ये जो शब्द हैं ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? रंगों के लिए। ठीक है, रेखा के लिए। तो रेखा चिकनी, मोटी और ये सब तो छोड़ दीजिए। क्या पोत है वो, क्या वो आकार है? तो इसका जो राइट आंसर है कि ये सब धरातल की बात हो रहा है कि धरातल कैसा है, मुलायम है, कठोर है, चिकना है, रूखा है नहीं? तो वो क्या कहलाएगा? पोत कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेक्सचर, है नहीं? तो धरातल की गुण की बात कर रहा है और धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत या टेक्सचर कहलाता है नहीं? फिर अगला प्रश्न है कि सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? क्या ये अंतराल को वर्णित करते हैं? नहीं करते हैं। रंग को वर्णित करते हैं? नहीं। आकार को करते हैं? नहीं। रेखा को करते हैं। रेखाएं होती हैं, सीधी रेखा, घुमावदार रेखा, जिगजैग रेखा, है नहीं? विकर्ण रेखा, क्षितिजीय रेखा। तो ये रेखा के गुण हैं, ये रेखा के प्रकार कह सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 121 निकल के आती है कि निम्नलिखित में कौन सी पेंसिल कठोरतम है? ठीक है, तो इसके लिए सीधा सा फंडा है, एच का नंबर जितना बढ़ेगा, 2H, 3H, 4H, वो पेंसिल उतनी कठोर होती जाएगी। इधर बी का नंबर जितना बढ़ेगा तो वो उतनी मुलायम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें, एफ तो कोई पेंसिल है ही नहीं, HB तो मध्यम हो गई, बी पूछ रहा है कि पेंसिल कठोरतम है, तो H नंबर जो पेंसिल यहाँ पर रहेगी वो सबसे कठोर रहेगी। मान लो यहाँ पर H लिखा होता, मान लो यहाँ पर H लिखा है, यहाँ पर 2H लिखा है, इसको हम 3H कर दें, इसको 4H कर दें, तब इसमें कठोर पेंसिल कौन सी होगी? तो 4H वाली कठोर हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू विकल्प यहाँ पर सबसे कठोरतम पेंसिल कौन सी है? H नंबर है। ठीक है, फिर है कि भारतीय कला के मूल तत्व षडांग, 6 अंगों का सही क्रम चुनिए। तो रूप भेदा प्रमाणान, भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग, इति चित्र षडंगकम। तो ये इसका सही क्रम है तो सारे, लेकिन क्रम से आपसे पूछ रहा है। तो रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य, सादृश्य वर्णिका भंग। ठीक है, तो ध्यान कर लीजिएगा इसको। आगे चलेंगे तो एक प्रश्न है कि कला की परिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को, बिंदु जब निरंतर गतिशील होगा और वो प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, गतिशील, निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो रेखा कहते हैं। ठीक है, जब कोई बिंदु गतिशील यानी कि लगातार बिंदु आ रहे हैं तो उससे क्या बनेगी? रेखा बनेगी। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है। तो किसी धरातल, किसी धरातल या सतह को जब हम स्पर्श करते हैं तो क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। क्या कहलाता है? पोत कहलाता है, टेक्सचर जिसको कहते हैं। जैसे ही स्पर्श आप कहे बस समझ लिए पोत की बात कर रहा है। एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर, स्याही लगाकर, उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना कोलोग्राफी कहलाता है। जगमोहन चोपड़ा इसके लिए भारत में चर्चा में है, कोलोग्राफी तकनीक के लिए। ठीक है, लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है? तो लिनोकट छापा चित्रण तकनीक की उडकट
उभारदार सतह के अंतर्गत दो विधियों को रखा गया मुख्य रूप से, वुडकट और लिनोकट को। कई सारी हैं लेकिन दो मुख्य हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है, उभार सतह प्रक्रिया में जो धरातल होता है उस पर कार्य करने का क्या प्रक्रिया है, क्या उसका प्रोसेस है, वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चूंकि लिनोकट तो आपके पास है, तो लिनोकट पे सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद जो आकृति या रूप आपने उस पर स्केच किए हैं उसको आप कार्विंग करेंगे। उभार सतह में कार्विंग होता है, अंतः सतह में इनग्रेविंग होता है। ये शब्द भी ध्यान रखिए कि इनग्रेविंग अंतः सतह है, इंटेगेलियो, और कार्विंग उभार सतह है नी, रिलीफ पेंटिंग। खोदने के पश्चात आपने इंक लगाई और छापा चित्र प्राप्त कर लिया। तो ये इसका सही प्रोसेस है, ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग और प्रिंटिंग करना। प्रिंट यानी कि छाप लेना या फाइनल चित्र लेना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। अब ये यहाँ पर पॉइंट समझिए, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया। अब ये केवल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये छापा कला की किस तकनीक में किया जाता है तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग का मतलब छापा कला, उसमें किया जाता है। लेकिन इसमें भी ये प्रश्न बनेगा कि छापा कला की किस प्रक्रिया में, तो ये विशेषकर इंटेगेलियो में काम किया जाता है। ये कार्य जो है वो इंटेगेलियो टेक्निक में किया जाता है, अंतः सतह में, कि स्याही को पहले स्याही को लगाते हैं प्लेट के ऊपर, फिर रगड़ कर उसको पोंछ देते हैं। ये उसमें किया जाता है, बाकी किसी में नहीं किया जाता है, केवल इसमें किया जाता है। तो प्रिंट मेकिंग में तो किया जाता है, लेकिन प्रिंट मेकिंग की किस विधा में किया जाता है, तो इंटेगेलियो में किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है। तो काले और सफ़ेद तटस्थ रंगों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये किसी भी प्रकार के रंग नहीं है। जब लोगों की ज़िंदगी में कोई रंग ना हो तो उसकी दुनिया क्या है, खाली और सफ़ेद है। शादी टीवी यानी कि फिल्म, शादी टीवी की तरह है, निगेटिव है। निगेटिव जो इमेज आप देखते थे फोटो, तो उसमें बैकग्राउंड काला और जो आकृति होती थी वो सफ़ेद दिखती है, तो उसको निगेटिव आप कहते थे कि वो रंगीन नहीं है। तो रंगीन कब हुई, जब रंग आए। रंग कौन से, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, ये रंग हैं। तो सफ़ेद और काले रंगों को रंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कह लेते हैं सफ़ेद रंग, काला रंग, वो अलग बात है। ये तटस्थ रंग है, तटस्थ हैं अपनी जगह पे, ये गायब नहीं होंगे। जब दुनिया रंग विहीन हो जाएगी तब दो ही चीज़ें नज़र मतलब रह जाएंगी, काला और सफ़ेद, है नी, तटस्थ। ये जिसमें मिलेंगे उसके रूप बदल देंगे। किसी रंग में काला मिला देंगे तो वो काला हो जाएगा, काला का इफेक्ट छोड़ेगा। वो अपनी प्रकृति भूल जाएगा। जिस रंग में आप काले रंग को मिलाएंगे तो काला रंग अपनी छाप छोड़ता है, वो खुद नहीं बदलता है। और जब सफ़ेद किसी में मिलता है तो वो अपनी छाप छोड़ता है। तो ये दोनों रंग तटस्थ हैं अपनी जगह पे, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। ये जिसमें मिलेंगे उसको परिवर्तित कर देंगे, तो इसीलिए उनको तटस्थ रंग आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान कर लेना। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है। तो जो सपाट स्थान होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा भाई, कागज भी सपाट, भित्ति भी सपाट, खंड सपाट, लेकिन वो जो जिस जगह पे आप चित्रकारी करेंगे वो क्या कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा, है नहीं, ध्यान रखेंगे। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है। भौतिक आवश्यकताएं, कुर्सी, मेज, पंखा, कूलर है। तो ये सब क्या है, ये सब उपयोगी कलाएं हैं। कौन सी कलाएं हैं, उपयोगी कलाएं हैं। यूजफुल आर्ट के अंतर्गत हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है। तो ललित कला अकेडमी जो दिल्ली वाली आपकी है, उसी का एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में इसको हम देखते हैं, जो नई दिल्ली में है। ठीक है। पेस्टल रंगों का स्थायित्व, यानी कि पेस्टल रंगों को स्थायित्व रखने के लिए, कागज पर उसको बनाए रखने के लिए, उसको उन पेस्टल रंगों को कागज पर फिक्स करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसको हम फिक्सेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्सेटिव। तारपीन का तेल तैल रंगों में इस्तेमाल होता है, जल रंगों में है, स्प्रे पेंटिंग या इस तरह से कलर भी आते हैं स्प्रे वाले। ठीक है। पेस्टल रंगों के लिए फिक्सेटिव। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। चित्र के अलावा
चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो विविध सामग्री को जब आप किसी चित्र के ऊपर या कहीं चिपकाते हैं तो वो क्या कहलाती है? किसी टुकड़ा हो या कोई और सामग्री, रस्सी, कागज, है नहीं, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो जानवरों की चर्बी मिलाते, चर्बी नहीं मिलाते थे, लेकिन जानवरों की जो अस्थियां होती थीं, जो मांस लगा या कुछ इस प्रकार की जो पुड्ढे उड्ढे जानवरों के होते थे, पुड्ढे, वो एक कटोरे की भांति हो जाते थे, उसमें चर्बी लगी रहती थी, तो जो रंग होते थे उनके पास पाउडर, उसी में डाल देते थे। चर्बी में तेल छोड़ता है, चर्बी जब चर्बी तेल छोड़ती है तो रंगों को घोल देती थी, मतलब उसमें मिल जाते थे रंग, और फिर जो प्रागैतिहासिक कलाकार थे वो उन्हीं रंगों को चित्रों में भर देते थे। ठीक है, तो जानवरों की चर्बी। शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में है? तो कोटा में मुख्य रूप से शिकार दृश्य आपको देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वो प्रश्न आ गया कि कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? ठीक, कला शब्द का, अब यहीं पर ये ऑप्शन नाट्यशास्त्र है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऋग्वेद होता, ऋग्वेद, तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। चूंकि ये है नहीं तो हम नाट्यशास्त्र लगाएंगे, और अगर नाट्यशास्त्र सही होना होगा, अगर नाट्यशास्त्र सही होना होगा तो प्रश्न होगा कि कला के लिए कला शब्द का प्रयोग पहली बार किस ग्रंथ में हुआ? तो नाट्यशास्त्र। चूंकि यहाँ पे विकल्प है नहीं तो हम नाट्यशास्त्र ध्यान रखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, तो नीचे 4 नंबर में देखे जा सकते हैं लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी में। लिखुनिया उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश। ठीक है, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो सोमेश्वर ने जिस ग्रंथ की रचना की वो ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ठीक है, वो ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है कि सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। तो सोमेश्वर ने मानसोल्लास की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा हमारे सामने? विश्व धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? रिपीटेड प्रश्न है, 9 भागों में है, छोड़ दीजिए। उसके बाद जो प्रश्न हमारा आता है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। ऊपर बात की है हमने आपसे। कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति का प्रतीक है? व्याकुलता, तो कर्णवत रेखाओं से हमें व्याकुलता उत्पन्न होती है। ठीक है, एक पुंजी से एकता, प्रवाही से लय, लंबवत से स्थिरता। ठीक, लंबवत रेखाएं जो आपकी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलानाम प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? ठीक है, तो विश्व धर्मोत्तर पुराण का है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चित्रसूत्र में है, विश्व धर्मोत्तर पुराण का जो चित्रसूत्र नामक पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 143 कहती है कि चित्र में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? तो प्रभाविता कहलाता है। दृष्टि प्रभाव के, दृष्टि का प्रभाव जिस क्षेत्र पर जाए, चित्र के जिस हिस्से में जाए, तो उसको अलग तरीके से चित्रित करना पड़ता है, तो वो प्रभाविता कहलाता है। तो ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 144 क्या कहती है? क्या कहता है? आधुनिक चित्रकार निम्न में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं। तो वो पोत के प्रति बहुत सचेत हैं। किसके? पोत, यानी कि टेक्सचर के प्रति बहुत सचेत हैं आधुनिक कलाकार। अंतराल को भूमिबंधन किस ग्रंथ में कहा गया? तो सम्रांगण सूत्राधार में इसको भूमिबंधन भी कहा गया, अंतराल को। रेखा रूप वर्तांतपोत अंतराल। टेम्परा विधि का प्रभाव कैसा होता है? तो ये अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी होता है टेम्परा, ध्यान कर लेंगे। उसके बाद है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार, चाहे मिट्टी चाक पर कहे या केवल मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कहे, उसका एक ही सेंस लगाना है, नवपाषाण काल। क्या लगाना है? नवपाषाण काल। ध्यान रखेंगे इस बात का। खिलौनों की तरह पशु पक्षियाँ अभ्रंश शैली में चित्रित की गई हैं। खिलौनों की तरह, गुड्डे गुड़ियों की तरह। गुड्डे गुड़ियों में जान नहीं होती है, अभ्रंश शैली के चित्रों में लयात्मकता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान करेंगे। एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? तो 34 हैं। कितने हैं? 34। 1 से 12 बौद्ध हैं, फिर 13 से 29 हिंदू हैं, और फिर 30 से 34 5 गुफाएं जैन धर्म से। ठीक है, ध्यान करेंगे। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा, दूसरे नंबर पे मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, तीसरे नंबर पे चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान कर लेंगे इस बात का। ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली का है? तो ये अभ्रंश शैली के अंतर्गत इसको आप रखेंगे। ठीक है,
किसके अंतर्गत? अपभ्रंश शैली के अंतर्गत इसको आप रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इस पेपर को शुरुआत से हल करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि कल इसका जो हाफ पार्ट था 75 प्रश्न जो थे वो हल कर चुके थे हम लोग, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ी सी गलती की वजह से वीडियो अपलोड होने की जगह वो डिलीट हो गया, जिस वजह से इसे आज फिर से आपके सामने लेकर आना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास लाभकारी अवश्य लगेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर किसी दिन आपके साथ एक दूसरे पेपर के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।